Hey YouTube, it's Enigma here. So this is our 22nd session in Road to Cat RC Explain series. As usual, I will provide the PDF of the session in the comment section below, so you can try the RC yourself and then look at the solution for further understanding of the RC. This RC is based on an article which I've picked from Smithsonian. I will provide the link of that article in the description box below, so you can read that article as well if you want after attempting the RC. So without wasting any time, let's get started. Debates around cannabis and mental illness exemplify how science, culture, and policy often collide in messy, inconclusive ways. Over the past half century, the plant has traveled from being stigmatized as a countercultural drug to being legalized in many jurisdictions, marked as both medicinal panacea and recreational commodity. ऑथर इमीडिएटली हमारे दिमाग में एक आइडिया फीड करता है कि कैनबिस और मेंटल इलनेस के बीच में जो डिबेट चल रही है वो ये सिग्निफाई करती है कि कैसे साइंस, कल्चर एंड पॉलिसी तीनों चीज़ें ये कोलाइड करती हैं एक बहुत ही मेसी बट इनकंक्लूसिव वेज के अंदर. ऑथर का इमीडिएटली हमारे पास स्टांस हमको समझ में आता है कि कैनबिस एंड मेंटल इलनेस के बीच में एक कोई डिबेट है, उसके अंदर 3 पैरामीटर है, साइंस, कल्चर एंड पॉलिसी. ये ऑफन कोलाइड कर रही हैं, बट ये एक बहुत मेसी वे के अंदर कोलाइड कर रही है, जिसके कारण हमको एक कंक्लूसिव एविडेंस जो मिलना चाहिए या फिर कंक्लूजन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा. ऑथर फिर फर्दर उनको इलिस्ट्रेट करता है. ये इस बात से देखा जा सकता है कि पास्ट हाफ सेंचुरी के अंदर, बीती हुई जो बेसिकली सेंचुरी है, उसके अंदर इस प्लांट को, कैनबिस को, फॉर अस टू से, उसको बोला जाता था कि इसको स्टिग्मेटाइज करा जा सकता था कि ये काउंटर कल्चरल ड्रग है, ये हमारे कल्चर के फेवर के अंदर नहीं है, या फिर दिस इज़ नॉट एम्बेडेड इन आवर कल्चर, ये बहुत काउंटर कल्चरल ड्रग है. बट रिसेंट टाइम्स के अकॉर्डिंगली ओवर द सेंचुरी इसको लीगलाइज करा गया है जुरिडिक्शन के अंदर, और अब इसको मार्केट करा जाता है जैसे कि एक मेडिसिनल पैनासिया है. मेडिसिनल पैनासिया एज इन सेंस दैट इज क्योर फॉर ऑल. रामबाण उपाय जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज पैनासिया. तो इसको, कैनबिस को, वी कॉल इट अ मेडिसिनल पैनासिया एंड अ रिक्रिएशनल कमोडिटी. तो एक ऑथर बोलता है कि इस प्लांट के बारे में जो डिबेट है, इसका स्टांस जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग नेगेटिव से अब आजकल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. ये ऑथर का स्टांस है. Yet, a persistent anxiety lingers. Does cannabis use increase the risk of psychosis? Researchers have amassed decades of studies, but the evidence resists straightforward interpretation, entangling biological plausibility with methodological ambiguity and social controversy. Then author goes on to say, ऑल्दो नेगेटिव से पॉजिटिव आउटलुक इस प्लांट के बारे में हुआ है, पर अभी भी एक परसिस्टेंट एंग्जाइटी अभी भी लिंगर कर रही है. मतलब अभी भी लोगों के अंदर एक एंग्जाइटी है कि क्या कैनबिस इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ साइकोसिस का. साइकोसिस एक मेंटल इलनेस हो सकती है, लाइक विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल नॉलेज वी कैन अज्यूम कि साइकोसिस एक मेंटल इलनेस है, और लोगों के अंदर ये डर है अभी भी कि क्या कैनबिस से साइकोसिस का रिस्क बढ़ता है क्या. उसके लिए ऑथर एक पॉइंट प्रोवाइड करता है विद द रिसर्चर्स का पॉइंट कि रिसर्चर्स जो है इन्होंने अमास करा है डेकेड्स ऑफ स्टडीज, इन्होंने डेकेड्स ऑफ स्टडीज को गैदर करा है, बट एविडेंस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन नहीं प्रोवाइड करता. इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी बायोलॉजी जो कह रही है, मेथोडोलॉजिकल एम्बिग्यूटी, जिस मेथड से हम उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सोशल कंट्रोवर्सी और सोशल पैरामीटर, ये तीनों यू कैन से जम्बल्ड अप है. और वही ऑथर जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताता है उसी को वो इलैबोरेट कर देता है यहाँ पर कंक्लूजन में. सो पैराग्राफ नंबर 1 हमारा इमीडिएटली टोन सेट करता है कि कैनबिस और मेंटल इलनेस के बीच में एक डिबेट है, वो इन 3 पैरामीटर से शेप्ड है, विच इज साइंस, कल्चर एंड पॉलिसी. और ऑल्दो ये बहुत नेगेटिव आउटलुक से अभी इसका पॉजिटिव आउटलुक तो हुआ है, बट स्टिल हम एक लोगों के बीच में एक परसिस्टेंट एंग्जाइटी है कि क्या कैनबिस साइकोसिस का रिस्क को बढ़ाती है क्या. दैट इज द फर्स्ट पैरा का मेन पॉइंट या फिर मेन आइडिया. Let's go with the second paragraph. One line of argument emphasizes correlation. Heavy cannabis users are statistically more likely to be diagnosed with schizophrenia spectrum disorders. This has been widely cited as grounds for caution, especially given that cannabis today is far more potent than in the 1970. Author बोलता है कि इस जो आइडिया के अंदर जब बोल रहे हैं, जब भी हम इस डिबेट को डिस्कस करते हैं, तो एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो ये बोलता है कि ये एम्फसाइज करता है कोरिलेशन को. मतलब 2 चीज़ें जो है वो कोरिलेटेड है, तो वो उस चीज़ को एम्फसाइज करा जाता है. कैसे को एम्फसाइज करा जाता है? दिस आर्ग्यूमेंट से कि जो हैवी कैनबिस यूजर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ में कैनबिस को इस्तेमाल करते हैं, ये स्टेटिस्टिकली मोर लाइकली रहते हैं शिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के अंदर. मतलब इन कैनबिस यूजर्स के अंदर शिजोफ्रेनिया का डिसऑर्डर जो है वो मोर लाइकली देखा जाएगा कि इनके अंदर शिजोफ्रेनिया का डिसऑर्डर हो रहा है. शिजोफ्रेनिया इज ऑल्सो मेंटल इलनेस. इसको माना जाता है कि दिस हैज़ बीन साइटेड एज अ ग्राउंड फॉर कॉशन, और इसको एज अ ग्राउंड फॉर कॉशन माना जाता है कि आप जो है वो कैनबिस मत लो बिकॉज इट कैन गिव यू शिजोफ्रेनिया. ये एक कोरिलेशन के एंड से दे आर कनेक्टिंग विद कॉजेशन. 2 चीज़ें लिंक्ड है, तो शायद एक इस चीज़ के कारण दूसरी चीज़ हो रही होगी. स्पेशली गिवन दैट कैनबिस टुडे इज फार मोर पोटेंट 1970, क्योंकि आज का जो कैनबिस है वो 1970 के कैनबिस के कंपैरिजन में ज़्यादा पोटेंट है. एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बोलता है. सेकंड लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है? ऑथर एक्सप्लेन्स, बट critics
argue that correlation is not causation and the gap between association and mechanism remains frustratingly wide. दूसरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट बोलता है जस्ट बिकॉज दो चीज़ें कोरिलेटेड हैं कि जो लोग कैनबिस हैवी कैनबिस का यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया है, दैट डजंट मीन कि कैनबिस के कारण ही स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है. दूसरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है वो ये चीज़ बोलता है. सो वी हैव लुक्ड एट बोथ द पर्सपेक्टिव्स. Many individuals with prodromal symptoms, early vague indicators of psychosis, may be drawn to cannabis precisely because it offers short-term relief of anxiety, insomnia, or paranoia. In this self-medication hypothesis, cannabis does not cause psychosis but becomes woven into its early course, mudding cause and effect. जो दूसरे लाइन ऑफ आर्गुमेंट को ऑथर यू कैन से कंटिन्यू करता है और वो बोलता है कि ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल रहते हैं जिनके अंदर प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं. ऐसे ये क्या होता है, ये अर्ली वेग इंडिकेटर्स होते हैं साइकोसिस के, कि इनके अंदर शायद साइकोसिस हो सकता है या फिर अर्ली इंडिकेटर रहते हैं कि इस पर्सन को शायद साइकोसिस है. तो वो लोग कैनबिस को इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रॉन होते हैं कैनबिस से क्योंकि कैनबिस उनको रिलीफ प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड करता है उनकी एंग्जाइटी का, इंसोम्निया का और पैरानोया का. तो इसके हिसाब से ये जो अपोनेंट्स है या फिर क्रिटिक्स जो आर्ग्यू कर रहे हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये एक सेल्फ मेडिकेशन हाइपोथेसिस हो गई कि कोई बंदा परेशान है तो वो कैनबिस का इस्तेमाल करता है ताकि उसको रिलीफ प्रोवाइड मिले. तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैनबिस जो है वो कॉज करता है साइकोसिस को. अब प्रॉब्लम इज दिस, इसके कारण हमारा जो डिस्कशन है कि क्या साइकोसिस कैनबिस के कारण होता है या फिर कैनबिस इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ साइकोसिस का, वो बहुत मडी हो जाता है. मडिंग कॉज एंड इफेक्ट बिकॉज वी डोंट नो फॉर स्पेसिफिकली श्योर कि क्या कैनबिस रियली कॉज करता है साइकोसिस को या फिर कैनबिस जो है वो इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ साइकोसिस. वी आर नॉट सो श्योर बिकॉज ऑफ दिस लाइन ऑफ थॉट. तो सेकंड पैराग्राफ हमारे पास इमीडिएटली दो आर्गुमेंट शो करता है. पहला आर्गुमेंट बोलता है कि नहीं, यू कैन से कैनबिस के कारण ही हमारे पास वो होता है, क्या कहते हैं, साइकोसिस होता है. दूसरा आर्गुमेंट बोलता है कि जस्ट बिकॉज दो चीज़ कोरिलेटेड डजंट मीन कि वो एक चीज़ जो है वो कॉज है और दूसरा इफेक्ट है. दिस इज नॉट द लाइन ऑफ आर्गुमेंट दैट दे फॉलो और वो उसको एडवोकेट करने के लिए अपने प्रूफ रखते हैं. सो वी हैव डिस्कस टू आर्गुमेंट्स रिगार्डिंग कैनबिस इन दिस पैराग्राफ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पैराग्राफ. न्यूरोइमेजिंग रिसर्च सीम्स एट फर्स्ट ग्लांस टू ऑफर फर्मर ग्राउंड. अब हमारे पास एक टर्म और मिलती है जिसको अपन कह सकते हैं न्यूरो इमेजिंग रिसर्च जो है, अगर पहले ग्लांस के ऊपर देखें, ऑथर बोलता है एट फर्स्ट ग्लांस विच मीन्स एक नज़रिया देती है, मतलब केवल अगर बाहरी रूप से देखें तो न्यूरो इमेजिंग कुछ फर्म ग्राउंड बताती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. THC, the principal psychoactive compound, affect dopamine regulation in brain circuits implicated in psychosis. Small-scale studies have shown altered pattern of connectivity and reward sensitivity among users. Author बोलता है कि इसके अंदर ये इस्तेमाल करते हैं THC का. THC क्या है? एक प्रिंसिपल साइकोएक्टिव कंपाउंड है. ये कंपाउंड क्या करता है? ये अफेक्ट करता है डोपामिन रेगुलेशन ब्रेन सर्किट्स के अंदर, जो कि साइकोसिस में देखा जाता है. साइकोसिस के अंदर जो डोपामिन रेगुलेशन जो है ना वो अल्टर हो जाते हैं ब्रेन सर्किट्स के अंदर, और उसी चीज़ को मिमिक करने का काम कौन करता है? THC. दैट इज अ प्रिंसिपल साइकोएक्टिव कंपाउंड. स्मॉल स्केल स्टडीज जो हैं ये ऐसे शो करती हैं कि ये जो अल्टर्ड पैटर्न ऑफ कनेक्टिविटी एंड रिवॉर्ड सेंसिटिविटी अमंग यूजर्स, जो यूजर्स यू कैन से शिजोफ्रेनिया के अंदर रहते हैं उनके अंदर अल्टर्ड पैटर्न ऑफ कनेक्टिविटी पाई जाती है और रिवॉर्ड सेंसिटिविटी जो है वो भी उसके अंदर थोड़ी अल्टर्ड रहती है यूजर्स के बीच में. एंड दिस इज समथिंग विच इज फेमिलियर फॉर दोज पर्सन जो कि कैनबिस का भी इस्तेमाल करते हैं. बट ऑथर गोज ऑन टू से येट दीज फाइंडिंग्स आर वल्नरेबल टू फैमिलियर केवियाट्स, small sample sizes, inconsistent replication and the confounding influence of alcohol, tobacco और even socio-economic stressors. ऑथर देन बोलता है कि इसलिए यहाँ पर ऑथर फर्स्ट ग्लांस का इस्तेमाल करता है कि बाहरी रूप से तो देख के तुमको लग सकता है कि शायद जो लोग कैनबिस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके कारण साइकोसिस का यू कैन से वैल्यू इंक्रीज हो सकती है. बट ऑथर गोज ऑन टू से कि इन फाइंडिंग्स ये फाइंडिंग्स जो है वो वल्नरेबल है फैमिली के भी हाथ से. कैसे? अगर आप स्मॉल सैम्पल साइज ले लो, मान लो आपने बस 10 लोगों के बीच में यू कैन से आपने एक सर्वे कंडक्ट करा और उन 10 लोगों के बीच में 2 लोगों को बेसिकली क्या हो गया? मलेरिया हो गया. तो आप ये चीज़ बोल दो कि हर 10 लोगों के बीच में 2 लोगों को मलेरिया होता है, तो दिस इज प्रॉब्ली रॉन्ग ना, बिकॉज सैम्पल साइज कम है. इनकन्सिस्टेंट रेप्लिकेशन, एक बार तो स्टडी ने उस चीज़ को रेप्लिकेट कर दिया कि हाँ जो रिजल्ट है वो ठीक है, बट किसी और पर्सन ने अगर उस स्टडी को रिपीट करा तो वो सेम रिजल्ट हमारे पास नहीं प्रोड्यूस हुए. तो इनकन्सिस्टेंट रेप्लिकेशन का भी एक पैरामीटर है. एंड द कंफाउंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, टोबैको और इवन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स. और दूसरे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया और सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स हो गए, आप उनको भी अकाउंटेबिलिटी में लो. ये ऑथर का मानना है दैट सच स्ट्रेसर्स देमसेल्व्स कोरिलेट विद बोथ कैनबिस यूज एंड साइकोसिस मेक्स डिसएंटैंगलमेंट नियरली इम्पॉसिबल. फिर ऑथर बोलता है कि अगर इन सारे पैरामीटर्स को भी अगर अपन ले लें, क्योंकि ये सारे स्ट्रेसर्स जो हैं ये कोरिलेट करते हैं कैनबिस के यूज से भी और साइकोसिस से भी. दैट्स वाई इन लोगों को अलग अलग जज करना कि साइकोसिस के ऊपर कैनबिस का क्या इफेक्ट है, साइकोसिस के ऊपर सोशो
इकोनॉमिक स्ट्रेसेस का क्या इफेक्ट है, स्ट्रेसर्स का क्या इफेक्ट है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑथर यहाँ पर एक नया हमें स्टडी के बारे में बताता है, दैट इज न्यूरो इमेजिंग रिसर्च ने जो प्रोड्यूस करी है। इट इंट्रोड्यूसेस अबाउट THC, बट द मेन पॉइंट है कि ये फाइंडिंग्स कुछ बताती है, बट ये फाइंडिंग्स कंक्लूसिव नहीं है, बिकॉज वी हैव टू लुक एट दीज फैक्टर्स एज वेल, क्योंकि एक बहुत सा जम्बल्ड है। सो इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है, बस ये बताता है कि जो भी पैरामीटर्स हैं जो कि न्यूरोसिस के अंदर या साइकोसिस के अंदर इन्वॉल्व है, उनको सेपरेटली स्टडी करना मुश्किल है। ये ऑथर का मेन टैग है इन द थर्ड पैराग्राफ। The historical framing further complicates interpretation. During the reefer madness, this might be something, I don't know what it is, era, cannabis was portrayed as a direct precipitant of insanity, a narrative shaped as much by political agenda as by science. ऑथर बोल रहा है कि अब हिस्ट्री का जो बेसिकली फ्रेमिंग है ना, जिस तरह से हिस्ट्री ने फ्रेम करा है कैनाबिस को, वो भी इतना आइदर हेल्प नहीं करता, ये कॉम्प्लिकेट करता है उसकी इंटरप्रिटेशन को। कैसे? रीफर मैडनेस एरा एक एरा था, इट माइट बी एन एरा, कुछ एक स्पेसिफिक ईयर्स का एक कोई टाइम होगा, रीफर मैडनेस जिसको कहते थे, उसमें कैनाबिस को पोर्ट्रे करा जा सकता एज अ डायरेक्ट प्रेसिपिटेंट ऑफ इंसानिटी। मतलब कैनाबिस जो है वो हिस्टन करता है या फिर एक पर्सन को इंसेन बनाने के लिए ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ये उस एरा की फ्रेमिंग थी रिगार्डिंग कैनाबिस, जो कि एक ऐसा नैरेटिव था, ऑथर बोलता है कि शेप्ड एज मच बाय पॉलिटिकल एजेंडा एज बाय साइंस, साइंस के हिसाब से भी और पॉलिटिकल एजेंडा भी था, दैट्स वाई उसको इस तरह से शेप करा जाता था। मोर रिसेंट डेकेड्स हैव विटनेस्ड अ पेंडुलम स्विंग विद लीगलाइजेशन मूवमेंट्स एम्फसाइजिंग इट्स रिलेटिव सेफ्टी कंपेयर टू अल्कोहल। ऑथर देन बोलता है कि पर अब रिसेंट जमाने के अंदर जो है, इसको एक पेंडुलम की तरह स्विंग हुआ है इसका आर्ग्यूमेंट। पहले बहुत ओवरवेलमिंगली नेगेटिव था, आज लोग ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव बता रहे हैं कि इसका अब लीगलाइजेशन हो गया है, लीगलाइजेशन मूवमेंट हो गए हैं जो एम्फसाइज कर रहे हैं कि कैनबिस आपके लिए सेवल है कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल के कंपैरिजन के अंदर यू कैन से कैनबिस जो है वो प्रिटी इज सेफ, ये उनका मानना है। Both extremes risk caricature. One exaggerating cannabis as uniquely dangerous, the other dismissing all risk as relics of moral panic. Author बोलता है कि दोनों extremes जो हैं, एक extreme जो history का था वो बोलता है कि it is you can say it is a direct precipitant of insanity. दूसरा बोलता है कि नहीं, it's completely fine. ऑथर का मानना है कि ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये एग्जैजरेट करते हैं कैनबिस को एज यूनिक, या तो ये उसको यूनिकली डेंजरस बताते हैं, और दूसरा वाला पैरामीटर बोलता है कि सब कुछ फाइन है, ये रेलिक है किसका, एक मॉरल पैनिक का, केवल मॉरल पैनिक था, केवल प्रोपेगेंडा था, दैट्स व्हाई उन्होंने ऐसा बोला, इट इज कंप्लीटली फाइन। तो दो एक्सट्रीमिटीज के अंदर ये वाला आर्गुमेंट बटा हुआ है। The truth, if it exists, lie in a space that resists easy generalization, where the probabilistic language of epidemiology rarely satisfy policymakers seeking categorical pronouncements. Author ये बोलता है कि पर सच जो है ना वो दोनों एक्सट्रीम के बीच में नहीं लाता, ये somewhere in between lie करता है, जिसके अंदर वो ट्रुथ जो है वो कैनबिस के बारे में ऐसा है, लाइज इन अ स्पेस दैट रेजिस्ट इजी जनरलाइजेशन। मतलब ट्रुथ एक ऐसी स्पेस के अंदर लाई करता है जहाँ पर इजीली आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि कैनबिस जो है वो बिल्कुल ही नुकसानदायक है या फिर कैनबिस जो है वो बिल्कुल ही यू कैन से बहुत अच्छा है, आप ऐसे नहीं इजीली जनरलाइजेशन कर सकते। ऑथर बोलता है कि जहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मतलब हेल्थ के अंदर जो प्रोबेबिलिटीज जो रहती हैं वो रेयरली सेटिस्फाई करती है पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स को इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए। तो पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि हम इसको कैटेगराइज करें अभी के अभी कि या तो ये बेसिकली सेफ्टी में है या तो फिर इसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स वेट थोड़ी ना करेंगे कि कब तक साइंस का एविडेंस आएगा, कब तक हम उसको यू कैन से फिर हम तब तक इस पॉलिसी को डिनाई कर देंगे। दे वांट इनिशियल कैटेगोरिकल प्रोनाउंसमेंट, वो उसको कैटेगराइज करना चाहते हैं कि इधर दिस इज हार्मफुल और इधर दिस इज गुड। तो ऑथर बोलता है कि सच जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। इट्स नॉट सो मच ईजी कि आप केवल उसको ऐसे बोल दो, इजीली जनरलाइजेशन कर दो। ये ऑथर का टेक है। सो दिस पैराग्राफ इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है कैनबिस का, कि कैसे लोग सोचते थे कि इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल, और ये एक मेन चीज़ है जो इंसानिटी को बढ़ाती है या फिर इंसानिटी को हेस्टन करती है। बट नाउ जो नरेटिव है वो बोलता है कि इट्स कम्प्लीटली फाइन। ऑथर बोलता है कि जो लाइक रियलिटी है और ट्रुथ है ये इन दोनों के बीच में लाया करता है। Policy debates amplify this tension. Public health authorities must weigh uncertain evidence of psychiatric risk against Policy debates amplify this tension. Public health authorities must weigh uncertain evidence of psychiatric risk against the known cost of criminalization from radicalized policing to black market harms. ऑथर यहाँ पर एक बहुत स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल पोर्ट्रे करता है। ऑथर बोलता है कि पॉलिसी डिबेट्स जो हैं वो इस टेंशन को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं। कैसे? पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं इनको वे करना पड़ता है, यानी बैलेंस करना पड़ता है अनसर्टेन एविडेंस ऑफ साइकेट्रिक रिस्क,
साइकेट्री के अंदर जो एविडेंस है अगर वो कंक्लूसिव होता कि हमको अगर एग्जैक्ट लिंक पता चल जाती कि क्या कॉज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट हमारे पास सिचुएशनल एविडेंस है, दैट इज अनसर्टेन एविडेंस इन इटसेल्फ। और पॉलिसी मेकर्स को इसको वे करना पड़ता है अगेंस्ट नोन कॉस्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन फ्रॉम रेशियलाइज्ड पॉलिसी टू ब्लैक मार्केट हार्म्स। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ, जनरली यूएस के अंदर जो यू कैन से कैनबिस का यूज़ है कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर बैंड है, कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर लीगल है। सो अगर एक पॉलिसी आ जाए, अगर हमको कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाए कि कैनबिस जो है वो बिल्कुल हार्मफुल है, तो उसके कारण हम उसको यूनिवर्सली यू कैन से हम बैन कर देंगे। हमें सिचुएशनली नहीं देखना पड़ेगा, अगर हमको किसी के पास भी कैनबिस मिलता है तो वी विल यू कैन से अरेस्ट दैट पर्सन, इजंट इट? बट होता क्या है कि ये सिचुएशनल है, वी डोंट नो कि कैनबिस जो है वो कंप्लीटली यू कैन से फेवरेबल है या फिर कंप्लीटली हार्मफुल है। उसके कारण जो भी अरेस्ट होते हैं दे आर सिचुएशनल। उसके कारण रेशियलाइज्ड पॉलिसिंग भी हो सकती है, जिसके कारण ब्लैक पीपल्स आर मोर लाइकली टू गेट अरेस्टेड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाइट पीपल इटसेल्फ। तो ऑथर यही बोल रहा है, पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि हमारे पास कंक्लूसिव कैटेगरी आ जाए कि इधर कैनबिस इज कंप्लीटली हेल्पफुल और इधर कैनबिस इज यू कैन से कंप्लीटली हार्मफुल। इधर वेज में उनका काम जो है वो आसान हो जाएगा। सो दे वॉन्ट कंक्लूसिव एविडेंस, इसलिए वो उसको कैटेगराइज करना चाहते हैं। बट वी नो कि ये चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। Canada, Uruguay, and multiple US states have legalized cannabis under regulatory frameworks, often justifying the move not as a declaration of harmlessness, but as a harm reduction related to prohibition. Yet, even in these regimes, recommendation for age restrictions, potency, caps, or warning labels hinge on the contested interpretation of psychosis link. ऑथर ये बोलता है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, यूरुग्वे हो गया, और बहुत सारे ऐसे मल्टीपल यूएस स्टेट्स हैं, इन लोगों ने लीगलाइज करा है कैनबिस को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, जिसमें ये जस्टिफाई करते हैं इस मूव को नॉट, ये क्या बोलते हैं, इनका बोलना यह है कि अगर कैनबिस को हम बैन कर दे तो उसमें जो हार्म जो प्रोड्यूस होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ राइट नाउ, जहाँ पर हमने कैनबिस को अलाउ करा हुआ है। तो इसलिए वो इस मूव को जस्टिफाई करते हैं और इन्होंने कैनबिस को लीगलाइज कर दिया है। ऑथर देन गोज ऑन टू से, ऑल्दो इन्होंने लीगलाइज करा है, इसके बावजूद इन रजीम्स के अंदर जो रिकमेंडेशन है एज रिस्ट्रिक्शंस की या फिर पोटेंसी कैप्स की या फिर वार्निंग लेबल, ये इस बात को स्ट्रेस करते हैं कि साइकोसिस के साथ ये लिंक को शो करते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो अगर कैनबिस जो है वो लीगलाइज्ड है तो आप ये सब क्यों बोलोगे कि एज रिस्ट्रिक्शन है, पोटेंसी कैप्स है, कि केवल इतना पोटेंट आप कैनबिस ले सकते हो। सो दैट कॉजेज समवन टू थिंक, ये इम्प्लाई करता है ना कि शायद कहीं ना कहीं कैनबिस का साइकोसिस के साथ एक लिंक हो सकता है। तो एक ये पॉइंट ऑथर बताता है। मीनवाइल countries retaining prohibition often invoke the specter of schizophrenia as a rhetorical shield against reform even when domestic data remain inclusive. ऑथर फिर गोज ऑन टू से कि कोई ऐसी कंट्रीज जो कि कैनबिस जहाँ पर बैंड है, वो कोई भी अगर पर्सन एडवोकेट करता है कि नहीं आप कैनबिस को लीगल कर दो, तो जब भी एक ऐसा रिफॉर्म आता है तो वो किसको लाइक यू कैन से वो कौन सा टॉपिक उठाते हैं, वो रेटोरिकल शील्ड का इस्तेमाल करते हैं शिजोफ्रेनिया के अंदर कि इसके कारण शिजोफ्रेनिया हो सकता है। ऑल्दो हमारे पास कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, डोमेस्टिक डेटा जो है वो इनकंक्लूसिव है, हम कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते कि अगर कोई कैनबिस इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको शिजोफ्रेनिया का खतरा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ऑथर पॉलिसी डिबेट का एंगल एक्सप्लोर करता है कि पॉलिसी डिबेट भी इस चीज़ को यू कैन से कैनबिस इज सक्सेसफुल लाइक यू कैन से शिजोफ्रेनिया के अंदर या फिर साइकोसिस के अंदर क्या रोल है उसका, उसको और कॉम्प्लिकेट कर देती है। A further wrinkle emerges in how risk itself is communicated. The possibility that cannabis may precipitate psychosis in a small subset of genetically vulnerable individual presents a genuine public challenge. How should one convey such as probabilistic context-dependent danger to the broader population? ऑथर बोलता है कि जिस तरह से मैसेज को पहुंचाया जा रहा है ऑडियंस के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और ये इटसेल्फ एक रिस्क है। कैसे? आपको ये बताना है कि कैनबिस जो है ये प्रेसिपिटेट कर सकता है साइकोसिस को, यानी साइकोसिस को हिस्टन कर सकता है। एक पर्सन को साइकोसिस को, अगर किसी को पर्सन को साइकोसिस है, अर्ली स्टेज में है, अगर वो कैनबिस लेगा तो उसको बहुत जल्दी वो स्टेज के ऊपर रीच कर सकता है जहाँ पर वो लेट स्टेज साइकोसिस के अंदर हो जाएगा। इसको अगर आपको बताना है कि एक स्मॉल सबसेट ऑफ जेनेटिकली वल्नरेबल इंडिविजुअल्स में ही होता है, तो आप अपना आर्ग्यूमेंट कैसे रखोगे? ऑथर बोलता है ओवरली कॉन्फिडेंट असर्शंस whether cannabis causes schizophrenia or cannabis in harmlessness, cannabis is harmless, simplify a reality that is neither absolute nor uniform. अगर आप बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट रख दो कि कैनबिस के कारण शिजोफ्रेनिया होता है या फिर कैनबिस हार्मलेसनेस है, ये आर्गुमेंट जो है ना तो ये रियलिटी को बताते हैं और ना ही यूनिफॉर्म है जो एक्चुअली चीज़ें हो रही हैं उनके साथ में। अनलाइक अल्कोहल्स क्लियर डोज डिपेंडेंट हार्म्स, कैनबिस सिट्स अनईजीली इन मिडिल ग्राउंड।
ऑथर हमको बोलता है कि जिस तरह से अल्कोहल जो है वो उसके डोज डिपेंडेंट हार्म है, अगर आप जितना ज़्यादा डोज ऑफ अल्कोहल लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हानिकारक होगा। कैनिबिस जो है वो मिडिल ग्राउंड के अंदर बैठता है, आप स्पेसिफिकली डोज के रिलेटेड ऐसा कुछ हार्म नहीं कह सकते। नॉट फ्री ऑफ रिस्क येट नॉट द सिंगुलर मेनेस वंस इमेजिन, ये रिस्क फ्री भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप कितना भी लोगे तो भी यू कैन से रिस्क फ्री होगा, बट एट द सेम एंड आप ये भी नहीं बोल सकते कि क्या कह सकते हैं ज़्यादा अमाउंट लेना भी सही है, तो विच मीन मिडिल ग्राउंड के अंदर ही है। Ultimately, the debate may reveal more about the dynamics of scientific evidence than about cannabis itself. Author then बोलता है कि ये debate cannabis, whether it's mental illness के लिए जो schizophrenia के अंदर है, psychosis के अंदर क्या रोल है इस प्लांट का, ये debate जो है वो ज़्यादा रिवील करती है dynamics of scientific evidence. ये scientific evidence के dynamics के बारे में बताती है rather than cannabis itself के बारे में. The demand for unambiguous causal claims collides with the probabilistic nature of psychiatric research. जो demand है, like क्योंकि लोग चाहते हैं कि unambiguous causal claims चाहते हैं, they want कि हमको बताओ कि either they want so black and white, जो एग्जांपल रहता है ना ब्लैक एंड व्हाइट का, either they want a black picture कि it is extremely detrimental or they want a white picture कि ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, but the truth lies in gray. ट्रुथ जो है वो ग्रे एरिया के अंदर लाई करता है, वेयर ओवरलैपिंग वेरिएबल्स रियरली यील्ड कैन आंसर। जो मतलब यू कैन से जो साइकेट्रिक रिसर्च के अंदर जो प्रॉब्लिस्टिक नेचर है साइकेट्रिक रिसर्च का, ये प्रॉबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, मतलब हर एक पर्सन के लिए शायद कुछ ना कुछ अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि विद वेयर ओवरलैपिंग वेरिएबल्स रियरली यील्ड क्लीन आंसर, जहाँ पर क्लीन आंसर्स नहीं आ सकते। कैनबिस एंड साइकोसिस रिमेन्स बाउंड टुगेदर इन अ डिबेट परपेचुएटली अनरिजॉल्व्ड, लेस बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ डाटा देन बिकॉज द कैटेगरीज कॉज इफेक्ट रिस्क प्रीडिस्पोजिशन डू नॉट मैप नीटली ऑन टू द लाइव ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। ऑथर बोलता है कि कैनबिस और साइकोसिस जो है वो एक दूसरे के साथ बाउंड रहती है एक ऐसी डिबेट के अंदर जो परपेचुअली अनरिजॉल्व्ड है, मतलब अभी भी हम श्योर नहीं है कि कैनबिस एंड साइकोसिस के अंदर क्या रोल है, कैनबिस का साइकोसिस के अंदर। लेस बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ डेटा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा है बट कैटेगरीज के कारण हम उसको बहुत अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको बांटना चाहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कि क्या कॉज कर रहा है क्या इफेक्ट कर रहा है, रिस्क और प्रीडिस्पोजिशन के बीच में। डू नॉट मैप नीटली ऑन टू लिव्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, हम इसको इजीली ह्यूमन के हिसाब से कैटेगराइज नहीं कर सकते ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस के अंदर कि क्या चीज़ क्या कॉज कर रही है। दैट इज द होल आइडिया थ्रू आउट दिस होल पैसेज। सो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। लेट्स टैकल द क्वेश्चंस। द author's central claim regarding the cannabis psychosis debate is best described as, author का क्या central claim है जब वो cannabis और psychosis के debate के बारे में बात करता है। author का ये मानना था ना, अगर इसका shadow answer बनाए तो author का ये मानना था कि जो भी factors है वो complex है, like हम उसको easily distinguish नहीं कर सकते black and white area के अंदर, वो grey area के अंदर रहते हैं। that is the author's main central claim। जो भी ऐसा option इसको target करेगा that would be the answer। let's check option A। Cannabis is not conclusively linked to psychosis and most fears are products of outdated moral planning। यार तुमने ये बता दिया कि ये कंक्लूसिवली लिंक नहीं है साइकोसिस के अंदर, तुमने कॉम्प्लेक्स फैक्टर के बारे में बात नहीं करी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इंटरप्ले आती हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और दूसरी चीज़, मोस्ट फियर्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ आउटडेटेड मॉरल प्लानिंग्स, ये थोड़ा यू कैन से कहीं ना कहीं ऑड है अपने आप के अंदर। और ऑल्दो अगर लेट्स से अगर ये पॉइंट करेक्ट भी हुआ, इफ इज ए इज फैक्चुअली करेक्ट, अगर कहीं से कहीं बोले भी जाएं, बट ये फिर भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को डिस्कस नहीं करता, हेंस ए इज नॉट द ऑप्शन, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड। पूरा पैसेज इस बारे के अंदर है कि मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, नॉट जस्ट फियर के बारे में ही नहीं है कि केवल फियर इज नॉट द ओनली वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, तो ए इज नॉट द आंसर। कैनबिस में इंक्रीज साइकोसिस रिस्क बट ओनली इन द जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल मेकिंग ब्रॉड क्लेम्स मिसलीडिंग। यार ये ना बहुत ज़्यादा नैरो ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा ओवरली नैरो कर दिया आपने, मतलब कैनबिस साइकोसिस डिबेट को इतना रिड्यूस कर दिया कि मुझे एक बात बताओ, इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद क्या आपके दिमाग में यह आता है कि कैनबिस जो है और साइकोसिस की डिबेट ये रिजल्ट यील्ड कर रही है कि कैनबिस केवल एक ऐसे लोगों के अंदर होगा जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल है, बहुत छोटे जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल के अंदर होगा, जिसके कारण ब्रॉडली मिसलीडिंग है? ऐसा नहीं है। दिस इज लाइक ऑथर ने ये बोला है कि कॉम्प्लेक्स क्लेम्स है, लाइक जो क्लेम है ना कि कैनबिस के कारण यू कैन से साइकोसिस हो रहा है या फिर साइकोसिस के अंदर कैनबिस रिस्क इंक्रीज कर देता है, इट इज़ वे टू कॉम्प्लेक्स, उसको हम इजीली हेस्टली जनरलाइज नहीं कर सकते। ऑथर ने पूरे पैसेज के अंदर यही एडवोकेट करा है, सो वो पॉइंट तो इसमें मेंशन भी नहीं करा है, हेंस बी इज नॉट द ऑप्शन। ये बहुत ज़्यादा नैरो है। The evidence linking cannabis and psychosis remains complex, contested and shaped by scientific and socio-political factor। Exactly, ये चीज़ सारी चीज़ कवर कर लेता है ये ऑप्शन, क्योंकि ये बताता है कि cannabis and psychosis का जो एविडेंस है ये कॉम्प्लेक्स है। दिस इज नॉट सो ईजी, जितना हमको ईजी लग रहा है वैसा नहीं है। ये कंटेस्टेड एंड शेप्ड होता है बाय साइंटिफिक एंड सोशियो-पॉलिटिकल फैक्टर, साइंटिफिक फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता है और सोशियो-पॉलिटिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता है, तो हेंस इज नॉट ईजी एंड सी शुड बी द आंसर। कैनबिस इज सेफर देन अल्कोहल एंड इट्स रिस्क आर लार्जली ओवरस्टेटेड इन पब्लिक डिस्कोर्स। पहली बात तो ये ना
ये बहुत ही यू कैन से दिस इज जस्ट अ वर्ड प्ले, यहाँ पर पर्सपेक्टिव का चेंज करा गया है। पता है ऑथर ने कभी भी ये नहीं बोला है कि कैनबिस जो है वो सेफर एल्कोहल है। गो बैक टू द पैसेज इटसेल्फ, आई विल शो यू एग्जैक्टली कहाँ पर यूज है। कैनबिस साइकोसिस मेक डिस्टिंक्शन नियरली इम्पॉसिबल, ये देखना जस्ट यहाँ पे, लुक एट दिस। More recent decades have witnessed a pendulum swing with legalization movements emphasizing its relative safety compared to alcohol. कौन emphasize कर रहा है? पहली बात तो ये लीगलाइजेशन मूवमेंट्स बोल रहे हैं, ऑथर नहीं बोल रहा है कि कैनबिस जो है वो सेफर है, कैनबिस जो है वो इट्स रिलेटिवली सेफर कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल। इट्स द लीगलाइजेशन मूवमेंट दैट आर स्ट्रेसिंग कि कैनबिस जो है वो सेफर अल्कोहल्स है। तो कैनबिस इज सेफर देन अल्कोहल इज नॉट द टेक ऑफ ऑथर हिमसेल्फ, इट्स द लीगलाइजेशन मूवमेंट जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सेफर देन अल्कोहल है। तो पहली बात तो उसके कारण भी डी जो है वो अपने आप में फैक्चुअली भी गलत हो गया, और अगर सही भी होता तो भी ऑथर का सेंट्रल क्लेम ये नहीं है कि कैनबिस जो है वो सेफर है अल्कोहल से। उसका सेंट्रल क्लेम ये है कि कैनबिस एंड साइकोसिस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स, केवल एविडेंस जो लिंक करता है कैनबिस एंड साइकोसिस को, ये कॉम्प्लेक्स है, ये आज भी कॉम्प्लेक्स है, और इसको साइंटिफिक एंड सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो शेप करते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट दैट ऑथर इज मेकिंग, हेंस द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1 बिकम्स द सी ऑप्शन। Let's look at the question number 2. Which of the following statements would the author most likely agree with? ऐसे कौन सा स्टेटमेंट है जिसके कारण जिस पे ऑथर सबसे ज़्यादा एग्री करेगा? न्यूरो इमेजिंग हैज डेफिनेटिवली शोन कैनबिस कॉज शिजोफ्रेनिया। या डेफिनेटिवली नहीं बताया है, डेफिनेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर देगा। ऑथर ने न्यूरो इमेजिंग के बारे में क्या कहा था? इफ़ यू गो बैक हियर, ये रहा, एट फर्स्ट ग्लांस ऐसा लगता है कि कैनबिस जो है कॉज कर सकता है, येट These findings are vulnerable to familiar caveats. ऑथर ने हमको ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि सैम्पल साइज छोटा है, रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है उस चीज़ का, तो ए इज नॉट द आंसर, बी ऑप्शन। कैनबिस कैन नॉट बी इक्वेटेड टू अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ डोज डिपेंडेंट हार्म। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑथर ने ये चीज़ बोली है कि कैनबिस को अपन इक्वेट नहीं कर सकते अल्कोहल के अंदर इन टर्म्स ऑफ डोज डिपेंडेंट हार्म, क्योंकि अल्कोहल जो है वो डोज डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा आप डोज लोगे उतना ज़्यादा हार्म करोगे, बट कैनबिस जो है वो उसके ऊपर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इफ़ यू गो बैक ऑन टू हियर एज वेल, ये रहा, look at the last paragraph here, last में देखो, overly confident assumption whether cannabis causes schizophrenia or cannabis is harmless simplify reality that neither absolute nor inform. Unlike alcohol's clear dose dependent harms, cannabis sits uneasily in the middle ground. तो हम उसको compare नहीं कर सकते, equate नहीं कर सकते, hence B should be the answer. Let's look at C and D. Policy makers should refrain from considering psychiatric data when legalizing cannabis. अब एक बात ध्यान देना, क्या ऑथर ने ये बोला है कि पॉलिसी मेकर्स को साइकेट्रिक डेटा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ऑथर ने ये चीज़ नहीं बोली है, ऑथर ने कभी नहीं बोला है कि शुड रिफ्रेन। ऑथर ने बोला है कि दूसरे पैरामीटर्स भी हैं, केवल आप साइकेट्रिक डेटा को नहीं इस्तेमाल कर सकते। इफ़ यू गो बैक टू हियर, पॉलिसी डिबेट्स एम्पलीफाई दिस टेंशन, पब्लिक हेल्थ ऑथोरिटीज मस्ट वे uncertain evidence of psychiatric risk against the known cost of criminalization. They are not saying they should refrain अनसर्टेन एविडेंस ऑफ साइकेट्रिक रिस्क। वो वहाँ पर रिफ्रेन वर्ड नहीं इस्तेमाल करा है उन लोगों ने कि आप इस्तेमाल ही मत करो, वो बोला है कि उनको वे करना पड़ेगा, उनको दोनों चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज द ऑथर्स टेक हियर, नॉट रिफ्रेन। तो हेंस सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर। डी ऑप्शन, द कोरिलेशन बिटवीन कैनबिस एंड साइकोसिस प्रूव्स कॉजेशन इन एटलीस्ट सम पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल ही, अगर आपने इस चीज़ को टिक कर दिया मतलब आपको पैसेज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। कोरिलेशन कैनबिस एंड साइकोसिस के बीच में अभी कुछ ये कोरिलेशन कॉजेशन प्रूव कर ही नहीं रहा है। ऑथर बोल रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका इजीली हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, हेंस ऑथर विल एग्री टू द बी ऑप्शन इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. द पैसेज सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन ऑफ कैनबिस रिलेटेड रिस्क इज डिफिकल्ट प्राइमरली बिकॉज, ऑथर बोलता है कि कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर किसी को बताना है कि कैनबिस जो है वो कितना रिस्की है, क्या रिस्की है, तो वो डिफिकल्ट क्यों है। हमने कम्युनिकेशन वाला एंगल बहुत डीपली डिस्कस करा था। Let's go with A, B, C and D. Governments deliberately obscure psychiatric finding to serve political ends. यार ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट obscure करती है psychiatric findings को. This is a very very negative term. कहीं पर भी पैसेज में ये इंडिकेशन नहीं है कि गवर्नमेंट इंटेंशनली साइकेट्रिक फाइंडिंग्स को अपने एजेंडा के हिसाब से रीशेप कर देती है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर ए गोज आउट। ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक रिसर्च इनटू कैनबिस इज ऑफ पुअर क्वालिटी एंड प्रोवाइड्स नो यूजेबल इनसाइट। ये बहुत ज़्यादा यू कैन से ये बहुत डिटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक रिसर्च जो कैनबिस के अंदर है पुअर क्वालिटी के अंदर है। ऐसा किसने कहा है कि पुअर जो कैनबिस की जो है वो पुअर क्वालिटी की रिसर्च है? हम तो रिसर्च को वैलिडेट ही नहीं करा गया है कि जो कैनबिस जो है उसकी रिसर्च जो है वो गुड क्वालिटी की हाई क्वालिटी की है, ये बारे में तो बात ही नहीं है। हैज बी ऑल्सो गोज आउट। लेट्स लुक एट ऑप्शन नंबर सी, द प्रोबेबिलिस्टिक एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट नेचर ऑफ रिस्क रेजिस्ट सिंपल पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग। यस एग्जैक्टली,
बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिस्टिक एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट नेचर जो है ना रिस्क का, ये रिस्क जो है वो केवल एक यू कैन से डिटर्मिनिस्टिक नहीं रिस्क है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल कॉज है और सिंपल इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग है और अनसर्टेन एविडेंस है और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। इसके लिए सिंपल पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग हम इसको नहीं देते, हिस्ट्री जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, ये ऑथर का मानना था। लेट्स लुक एट डी। द मेजॉरिटी ऑफ कैनबिस यूजर्स डेवलप साइकोसिस मेकिंग नुआंस्ड कम्युनिकेशन इररिलेवेंट। ऐसा तो है ही नहीं कि मेजॉरिटी ऑफ कैनबिस यूजर्स डेवलप करते साइकोसिस, ऐसा कहीं ना कहीं बोला गया है, बट मेक नुआंस्ड कम्युनिकेशन इररिलेवेंट, क्या आप ये इन्फर कर सकते हो? उसके कारण हम कम्युनिकेशन जो है नुआंस कम्युनिकेशन हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कैनबिस यूजर डेवलप करते साइकोसिस। दिस इज अ कोरिलेशन, ये कोरिलेशन है, ये कॉजेशन नहीं है। ऑथर खुद से बोलता है कि दो चीज़ें अगर लिंक्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को कॉज कर रही है। हेंस डी ऑल्सो गोज आउट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द पैसेज। ऐसी कोई चीज़ होंगी, तीन ऑप्शन जो है वो इन्फर होंगे, एक ऑप्शन जो होगा वो इन्फर नहीं होगा। हमें जो नहीं इन्फर हो रहा है उसको टिक करना है। Historical narratives have exaggerated or downplayed cannabis risk depending on cultural context। बिल्कुल, ये हमारे पास mentioned है पैसेज के अंदर, हमको नॉट जो नेगेटिव होगा उसको टिक करना है। ये mentioned है पैसेज के अंदर, hence not the answer। क्यों? ऑथर ने हमको साफ साफ बोला था कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कैनबिस को डाउनप्ले करा गया है, कि कैनबिस को बोला गया है कि ये इज द प्रेसिपिटेंट ऑफ इंसानिटी, इफ यू रिमेंबर इट राइट। तो ये चीज़ का मेंशन है, तो हेंस ए इज ऑल्सो नॉट द आंसर। करंट कैनबिस पोटेंसी इज हायर देन इन प्रीवियस डेकेड, ये भी मेंशनड है। ऑथर ने बताया है 1970 का एग्जांपल लेके कि करंट का जो यू कैन से कैनबिस है ये 1970 के कंपैरिजन में ज़्यादा पोटेंट है। तो बी इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन। ऑल कंट्रीज मूविंग टुवर्ड्स लीगलाइजेशन अनबिस assume cannabis has no serious health effect. No, this is not mentioned, क्योंकि अगर आप let's go back, I will show you exactly what is mentioned here। ये देखना, Canada, Uruguay, and multiple US states have legalized cannabis under regulatory frameworks, often justifying the move not as a declaration of harmless। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या कह सकते हैं कैनबिस जो है वो हार्मलेस है, बट एज अ हार्म रिडक्शन रिलेटेड टू प्रोहिबिशन। वो उसको बोल रहे हैं कि अगर हमने कैनबिस को बैन कर दिया तो जो हार्म होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ जब हम कैनबिस को लीगलाइज कर रहे हैं। तो वो उसको एक हार्म रिडक्शन पॉलिसी के हिसाब से बोल रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग इन एनी वे कि ऑल, पहली बात तो ऑल एक्सट्रीम है, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। ऑल कंट्रीज मूविंग टुवर्ड्स लीगलाइजेशन अज्यूम कैनबिस हैज नो सीरियस हार्म इफेक्ट। वो ये नहीं बोल रहे कि ये बिल्कुल हार्मलेस है, पर वो कंपेयर कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर हमने कैनबिस को कंप्लीटली बैन कर दिया, उससे जो हार्म होगा वो बहुत ज़्यादा होगा अभी के कंपेरिजन में। So that's why C is definitely precisely the option because it is not mentioned in the passage। C जो है वो सही option है। Let's look at D। Cannabis research is confounded by socio-economic and lifestyle factor beyond drug use alone। बिल्कुल, ये तो mentioned है। हमको पता है कि socio-economic factor भी और lifestyle factors भी कहीं ना कहीं important रहते हैं। तो D is also mentioned in the passage, hence C is the answer। Let's look at question number 5। The author's tone in the passage can be best described as। Now author की tone क्या है? इज इट न्यूट्रल? न्यूट्रल नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल एंड डिटैच, अवॉइडिंग एनी इवैल्यूएटिव स्टांस। ऑल्दो ऑथर यहाँ पर इवैल्यूएटिव स्टांस नहीं दे रहा है, इवैल्यूएट स्पेसिफिकली नहीं कर रहा है, बट उसने कुछ शब्द का इस्तेमाल करा है। इफ यू गो बैक हियर, ही हैज द वर्ड, यूज द वर्ड कैरिकेचर, इफ यू रिमेंबर इट क्लियरली। कैरिकेचर का एक इस्तेमाल था यहाँ पर, ये रहा। बोथ एक्सट्रीमिट्स रिस्क कैरिकेचर एंड वन एग्जैजरेटिंग कैनबिस इज यूनिकली डेंजरस, द अदर डिसमिसिंग ऑल रिस्क एज रिलिक्स ऑफ मॉरल पैनिक। तो ऑथर, हमारे पास बात ये है कि यहाँ पर ऑथर जो है वो कैरिकेचर जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करता है, विच इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल। ऑथर जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि वाई लोग जो है वो इसको हिस्ट्री जनरलाइजेशन क्यों करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट हिस्ट्री जनरलाइजेशन, तो न्यूट्रल तो नहीं है। कॉशियसली स्केप्टिकल, बिल्कुल सही है। ऑथर इज कॉशियसली स्केप्टिकल, कॉशियसली स्केप्टिकल है, डाउटफुल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी यू कैन से इस चीज़ को कैटेगराइज कर दें कि कैनबिस यूज जो है वो इधर हार्मफुल है या फिर इधर बेनिफिट है। इट शुड लाई इन द ग्रे एरिया। तो ऑथर जो है कॉशियसली स्केप्टिकल है। बैलेंसिंग कॉम्पिटिंग क्लेम्स विदाउट कैटेगोरिकल इंडोर्समेंट। ऑथर कैटेगोरिकल इंडोर्समेंट नहीं करना चाहता, कैटेगोरिकली में इंडोर्स नहीं करना चाहता। दैट शुड बी द आंसर। स्ट्रॉन्गली परसुएसिव, एडवोकेटिंग फॉर कैनबिस लीगलाइजेशन थ्रू हार्म रिडक्शन, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं कर रहा कि कैनबिस को लीगलाइज करो। अलार्मिस्ट, हाईलाइटिंग कैनबिस एज अ सिग्निफिकेंट अंडर अप्रिशिएटेड डेंजर। ऑथर ये भी नहीं बोल रहा कि ये एक बहुत बड़ा डेंजर है, ऐसा भी नहीं बोल रहा है वो। ऑथर बोल रहा है दोनों पैरामीटर हो सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है इन सब चीज़ों के अंदर। एंड इट इज़ नॉट न्यूट्रल बिकॉज अवॉइडिंग एनी इवैल्यूएटिव स्टांस। ऑथर इवैल्यूएटिव स्टांस को अवॉइड नहीं कर रहा। ऑथर ये बोल रहा है कि आप जो भी क्लेम बता रहे हो, आपके जो भी क्लेम्स हैं, उसको आप कैटेगरी के अंदर इंडोर्स नहीं कर सकते। ही इज कॉशियसली स्केप्टिकल अबाउट दोस थिंग्स, सो हेंस बी शुड द आंसर। लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। If a new large study conclusively demonstrated that cannabis is used directly
cannabis use directly triggers psychosis in a significant proportion of user, the author would most likely. Author ये एक एप्लीकेशन बेस्ड हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि अगर मान लो एक लार्ज स्केल स्टडी हुई, उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि कैनबिस की यूज जो है वो डायरेक्टली ट्रिगर करता है साइकोसिस एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ यूजर्स. पहली बात तो ये सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ यूजर्स बोला है, नॉट ऑल बोला है. ठीक है, ऑल नहीं बोला है. मतलब अगर मान लो 100 की अगर लोगों के बीच में स्टडी कर रहे हैं तो 90 लोगों को जो कैनबिस जिनको कैनबिस दिया उनके अंदर अपन देख सकते हैं साइकोसिस ट्रिगर हो गया. तो ऑथर क्या बात में एग्री करेगा? पहली बात ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन बोला है, हाँ, नॉट ऑल यूजर्स. एक्सेप्ट इट एज अ विंडिकेशन ऑफ लॉन्ग हेल्ड सस्पिशन एंड कॉल्स फॉर ग्लोबल प्रोहिबिशन. पहली बात तो ये ऑथर कभी भी एक स्टांस के बीच में था ही नहीं कि आप इसको लीगलाइज कर दो या फिर इसको प्रोहिबिट कर दो. वो बोलता है ग्रे एरिया के अंदर बिलोंग करता है, तो ये वैसे भी रॉन्ग है. दूसरी चीज़, वहाँ पर ऑल ना बोल के सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ यूजर्स बोला है, मतलब सारे यूजर्स नहीं है. तो ऑथर ऐसा नहीं बोलेगा कि उसको एक्सेप्ट कर लो एज अ वैलिडेशन. अगर कभी ना कभी ऑल अगर बोलते तो भी हम सोच सकते थे, बट अभी तो बिल्कुल करेंटली रॉन्ग है. तो हेंस ए गोज आउट. क्रिटिक द स्टडी फॉर मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज एज हैज बीन द पैटर्न हिस्टोरिकली. वो उसको क्रिटिक भी नहीं करेगा. अगर वो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है तो ही विल नॉट बी क्रिटिकिंग द स्टडी फॉर मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज कि आपके मेथड में फ्लॉज हैं. अगर स्टडी करेक्टली करी गई है तो ऑथर उसको क्रिटिक नहीं करेगा. सी, इंटीग्रेट द फाइंडिंग बट एम्फसाइज द नीड टू कंसिडर इट अलॉन्ग सोशल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिसी कॉम्प्लेक्सिटी. एग्जैक्टली, ऑथर बोलेगा कि आपने जो भी फाइंडिंग्स हैं वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको दूसरे पैरामीटर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा. दैट वुड बी सोशल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिसी कॉम्प्लेक्सिटीज. आपको इन पैरामीटर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा. साइंटिफिक एविडेंस इज नॉट इनफ. ऑथर ने थ्रू आउट द पैसेज हमको ये बताया है, साइंटिफिक एविडेंस इज नॉट इनफ, दूसरे पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है. सी शुड बी द आंसर. लेट्स लुक एट डी. आर्ग्यू दैट कैनबिस शुड स्टिल बी लीगलाइज्ड सिंस प्रोहिबिशन इज ऑलवेज मोर हार्मफुल. ऐसा कभी भी ऑथर नहीं बोलेगा कि कैनबिस को जो है वो अभी भी लीगलाइज करना चाहिए क्योंकि प्रोहिबिशन जो है हमेशा हार्मफुल है. दिस इज क्यूइंग व्हाट द ऑथर हैज सेड, हेंस C should be the answer.